नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे। सारे के सारे रियल क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आज का पूछा था दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसमें गुजरात भी आपको दे दिया था कि सरदार सरोवर बांध गुजरात किस नदी पर बनाया गया है, तो यह बनाया गया है नर्मदा नदी पर। आपको बता दें दोस्तों कि नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी भी है और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। और भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य इस नदी को साझा करते हैं और मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में इसके विभिन्न योगदानों के कारण इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था आज का दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कुश्ती में किसे दिया गया था, तो यह दिया गया था रवि कुमार दहिया को। आपको बता दें कि 2021 में कुल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। इसमें देखिए मैंने आपको बना दिया है, आगे के शिफ्टों में इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आप इसे देख लीजिएगा। जैसे नीरज चोपड़ा को दिया गया था एथलेटिक्स में, रवि दहिया को कुश्ती में, PR श्रीजेश को हॉकी में, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में, सुनील छेत्री हैं फुटबॉल में, मिताली राज को क्रिकेट में, प्रमोद भगत को बैडमिंटन में। ऐसे 12 लोगों को 2021 में दिया गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगला जो आज का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है। देखिए पंचायत राज से जरूर एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आप पंचायत राज को एक बार डीपली पढ़ के जरूर जाइएगा। तो आज जो पूछा था कि 243B किससे संबंधित है, तो ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा और 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको सारा का सारा दे दिया है। फुटबॉल से संबंधित कौन से खेल हैं, क्रिकेट से संबंधित, हॉकी से संबंधित और बैडमिंटन से संबंधित। आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि खेलों से अब आगे के शिफ्टों में जरूर 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। 2021 के अनुसार पूछा था कि जो पवन ऊर्जा है उसके अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो तमिलनाडु राज्य जो कि शीर्ष पर है। अगर बात करें दोस्तों पवन ऊर्जा का, अगर विश्व में अगर आपसे स्थान पूछता है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो 4थे स्थान पर भारत वर्ल्ड लेवल पर है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। और भारत में अगर पूछता है तो तमिलनाडु पहले स्थान पर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आज का कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत में जो 28 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है उसका उद्देश्य है व्यक्तियों के विशेषाधिकारों को आगे बढ़ाना और उनकी रक्षा करना, जिसमें भाषाई, धार्मिक, जाति और वर्ण अल्पसंख्यकों के साथ एक स्थान है। और बात करें दोस्तों कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मनाया जाता है और 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र धार्मिक या भाषाई, राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया था। अगला जो आज का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से देखिए 2 क्वेश्चन आज पूछा था, तो आज का जो दूसरा था कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वह हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं, तो आपको बता दें कि आवर्त सारणी के 18 समूह और 7 आवर्त हैं। आपको बता दें कि एक आवर्त सारणी उनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है और यह 18 समूहों में विभाजित है और 7 आवर्त क्रमशः लंबवत और क्षैतिज रूप से चल रहा है। और आवर्त सारणी में धातु, अधातु और धातु धातुओं का असतत संयोजन होता है। दोस्तों ये आवर्त सारणी जो टॉपिक है इससे भी कोई भी शिफ्ट ले लीजिए, जब से एग्जाम चालू है हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आवर्त सारणी से आ रहा है, तो आप आवर्त सारणी को भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था अमीबा किस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है।
तो यह है एंडोसाइटोसिस द्वारा। आपको बता दें कि अमीबा एंडोसाइटोसिस द्वारा भोजन का ग्रहण करता है और प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का गड्ढा बना लेता है, जिससे भोजन प्रविष्ट हो जाता है और इसके बाद यह भोजन धानी यानी खाद्य धानी का रूप ले लेती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू किया गया है, तो यह आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में। बता दें कि जो ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है यानी एनटीपीसी द्वारा आंध्र प्रदेश में सिम्हाद्री जो कि विशाखापट्टनम के पास है, यह संयंत्र देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है। 2022 की यह करंट अफेयर है दोस्तों, सारा आज के जो शिफ्ट में 2022 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि लंबी मूंछ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी शिफ्टों में ये आ चुका है। जो भारतीय भाषा संस्थान है तो यह मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है, तो इसके देखिए ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, मैं आपको इसके डिटेल बता देता हूँ कि मानव का जो प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े होते हैं उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र तथा अंतिम जो 23वां जोड़ा होता है उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और द्विगुणित अवस्था में मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX तथा जो नर का लिंग गुणसूत्र होता है XY होते हैं, और नर के इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कार्बन का अपरूप कौन सा है, तो ऑप्शन में था ग्रेफाइट। आपको बता दें कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं और ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि जियो कंपनी ने 6G के लिए किसके साथ समझौता किया है, किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, तो ये यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। आपको बता दें कि जो जियो प्लेटफॉर्म है उसने 6G तकनीकी के लिए मानवीकरण से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए फिनलैंड की ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बात करें दोस्तों जियो की, तो यह अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक रिलायंस की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के रूप में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है, तो यह बहुदलीय प्रणाली है। अगला क्वेश्चन प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या है पूछा था, तो जो प्रतिरोधकता होता है उसकी SI यूनिट ओम प्रति मीटर होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का थीम क्या था, तो इसका जो थीम था वो था गो डिजिटल गो सिक्योर। आपको बता दें कि यह विषय वस्तु वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 के रणनीतिक उद्देश्यों में से एक है और RBI डिजिटल लेन देन की सुविधा, डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने का ध्यान केंद्रित करेगा। आपको बता दें ये जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया वो 14 फरवरी से 18 फरवरी 2020 के मनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत की कौन सी भाषा को श्रीलंका और सिंगापुर ने मान्यता दी है, तो यह तमिल भाषा है। बता दें कि तमिल एक भाषा है जो मुख्यतः तमिलनाडु तथा श्रीलंका में बोली जाती है और तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में यह राजभाषा है। यह श्रीलंका तथा सिंगापुर की कई राजभाषाओं में से एक है और यह भाषा भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में तमिल अप्रवासियों द्वारा बोली जाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल महोत्सव है हर साल 1 से 10 दिसंबर के तक नागालैंड यानी पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। दोस्तों उत्तर पूर्व भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार को मैंने यहाँ पे देखिए लिया हुआ है। आपको बता दें कि जैसे अरुणाचल प्रदेश से आने वाले शिफ्टों में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन त्यौहार मनाया जाता है, तो बूट मायोको, ट्री पोंगटू, लोसार, मोनपा उत्सव। इसी तरह असम में अम्बुबाची, भोगली बिहू, पटकाई, मिजोरम में चापरचर कूट महोत्सव और नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है। मेघालय में नोगकेम त्यौहार, मणिपुर में ओसांग, त्रिपुरा में खालची पूजा। आप इसे एक बार जरूर देख लीजिए, उत्सव से जरूर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से इसका राइट आंसर था CH3COOH। आपको बता दें कि अम्ल को जल में उनके आयनीकरण के आधार पर या तो प्रबल या दुर्बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और एक प्रबल अम्ल ऐसा
अम्ल होता है जो एक जलीय घोल में पूरी तरह से आयनित होता है, और एक दुर्बल अम्ल ऐसा होता है जो जलीय घोल में केवल थोड़ा सा आयनित होता है। और एसिटिक अम्ल या CH3COOH एक बहुत ही सामान्य दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यह विलयन में बहुत ज़्यादा नियोजित नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अक्रिय गैस समूह आवर्त सारणी में किस समूह को कहते हैं? तो यह जो समूह 18 है उसको अक्रिय गैस समूह कहते हैं। आपको बता दें कि निष्क्रिय गैस वह गैस है जो अन्य पदार्थों के साथ बेहद कम प्रतिक्रियाशील है, और नोबेल गैस हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, रेडॉन और तत्व 118 अपने मौलिक रूप में आवर्त सारणी के समूह 18 में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि एक पंचायत के गठन के लिए कितना जनसंख्या होना चाहिए? तो देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि 20 लाख। एक पंचायत के जो गठन के लिए कितनी आवश्यकता? तो 20 लाख जनसंख्या की आवश्यकता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था किसान अपनी फसल जिस मूल्य पर बेचता है उस मार्केट की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे विपणन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जुलाई 2022 में लोकसभा में फैमिली कोर्ट से संबंधित एक बिल पारित किया गया था, वह हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के लिए है? तो यह नागालैंड राज्य के लिए है। अगला क्वेश्चन कोशिका में प्रोटीन और वसा किसके भाग हैं? तो यह जीव द्रव्य के भाग हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि भूमध्य रेखा के ऊपर डोल ड्रम हवाओं का दबाव कैसा रहता है? तो यह निम्न रहता है। डोल ड्रम क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें कि इस पेटी का जो विस्तार है वो भूमध्य रेखीय के दोनों ओर 50 अक्षांशों तक मिलता है, और भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, जिस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं, और इस कारण इस पर सदैव निम्न दाब रहता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रॉकी माउंटेन संस्था ने बैंकिंग रिपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स किस संस्था के साथ मिलकर पेश किया है? तो ये संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग के साथ मिलकर रॉकी माउंटेन संस्था ने बैंकिंग रिपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर व्हीकल इंडेक्स को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि खोखली नलिका में चुंबकीय प्रभाव कैसी रहती है? तो यह किनारों पर रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 25 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चन। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम इसी तरीके से एनालिसिस परीक्षा का कराते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।